हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का नया टॉपिक है जिसका नाम है गवर्नर, जिसको अपन क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ये राज्य का क्या है कि मुखिया होता है। अपन बात करें तो ये राज्य का फर्स्ट मेंबर माना जाता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द स्टेट, मेंबर ऑफ द स्टेट। राज्य का पहला मेंबर माना जाता है राज्यपाल और देश का पहला मेंबर माना जाता है राष्ट्रपति। तो ये क्या है कि इसको हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। राज्यपाल को उनके पद के ऊपर नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके साथ ही क्या है कि राज्यपाल को 5 साल के लिए क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। 5 ईयर के लिए क्या करते हैं? इनको नियुक्त करते हैं। इसके बाद में बात करें इसको रिमूव की, रिमूव, तो इसको रिमूव करने का अधिकार भी किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि राज्यपाल है वो 5 साल तक, 5 ईयर इसकी टेन्योर होती है, लेकिन 5 ईयर से पहले भी क्या कर सकता है? ये अपना इस्तीफा दे सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिजाइनेशन बोलते हैं। रिजाइनेशन, रिजिनेशन भी बोलते हैं इसको, इस्तीफा। तो ये इस्तीफा है, ये क्या है कि ये मतलब अपनी इच्छा से, मतलब 5 साल से अपनी टर्म, जो भी टर्म होती है उनसे पहले भी क्या है कि अपना रिजिग्नेशन दे सकता है। और इसके साथ ही क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द स्टेट होता है, प्रेसिडेंट इसको क्या करता है? अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। इसको साथ ही क्या है कि प्रेसिडेंट ही इसको रिमूव करता है। इसके बाद में बात करें तो ये 5 ईयर्स के लिए क्या किया जाता है? इसको रखा जाता है और ये समय से पहले क्या है कि अपना रिजाइनेशन दे सकता है। तो ये तो इसकी मेन बातें आ गई कि गवर्नर कौन होता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को कौन रिमूव करता है, गवर्नर अपना रिजाइनेशन, या तो क्या है कि गवर्नर क्या है कि या तो अब समय से पहले खुद रिजाइन दे देता है, और अगर क्या है कि या फिर क्या है कि 5 साल तक अपने पोस्ट के ऊपर विराजमान होता है। अगर मिसकंडक्ट पाया जाता है या क्या है कि अपने जो बिहेव है उसका अच्छा नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट क्या करता है? उसको रिमूव कर सकता है। अब अपना सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अपना अगला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है अपना, गवर्नर के बाद में अगला प्रोसेस फॉलोड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। प्रोसेस फॉलोड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अब क्या है कि गवर्नर की नियुक्ति के द्वारा क्या है कि कौन कौन सी प्रोसेस, देखो इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि गवर्नर है, फर्स्ट चीज़ तो अपॉइंटमेंट के बारे में ये होती है कि कोई भी व्यक्ति को अगर गवर्नर की अपॉइंटमेंट दी जाती है तो वो संबंधित स्टेट से नहीं होना चाहिए, मतलब सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए, कि मतलब इसका जो रेजिडेंट होता है ना, जिसको आवास बोलते हैं, आवास, तो ये क्या है कि
सेम स्टेट का आवासी नहीं होना चाहिए, मतलब उसी जिस राज्य में का गवर्नर बनाया जाता है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट चीज़ तो ये। सेकंड बात ये है कि गवर्नर की नियुक्ति से पहले ये क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या लेता है, एडवाइस लेता है, सलाह लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस लेता है। और उसके बाद में इसकी एडवाइस लेने के बाद में ये जो भी संबंधित स्टेट जहाँ मतलब इसको क्या किया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है, उस राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर जिसको अपन बोलते हैं मुख्यमंत्री, तो संबंधित राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होता है उनकी जो भी सलाह वगैरह होती है या उनकी जो भी राय वगैरह को स्वीकारता है, उनको स्वीकारता है। मतलब फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जिस राज्य के अंदर गवर्नर को नियुक्त किया जाता है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि सेंट्रल मतलब क्या है कि गवर्नर अपॉइंट करने से पहले ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेता है, एडवाइस लेता है। और इनके साथ ही क्या है कि जो रिस्पेक्टिव स्टेट होता है उसके चीफ मिनिस्टर को स्वीकारता है, मतलब उसकी जो भी बातें होती है तो उनको क्या है कि स्वीकारता है कौन, गवर्नर। ये मतलब क्या है कि इसकी प्रोसेस फॉलो बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की नियुक्ति के द्वारा क्या है कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है कि। और एक ये है कि गवर्नर है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में ये बताया नहीं था कि गवर्नर है, इसको क्या है कि अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में भी इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो राजस्थान में है तो राजस्थान से हरियाणा में भी भेज सकते हैं, हरियाणा से उसको मध्य प्रदेश में भेज सकते हैं, झारखंड में भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उसको रेजिडेंट होता है उसमें नहीं भेज सकते अपने, जहाँ का रहने वाला है वहाँ मतलब क्या है कि वो नहीं जा सकता, बाकी वो कहीं भी मतलब उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनके साथ ही ये दे दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस लेता है नियुक्ति से पहले और संबंधित राज्य के चीफ मिनिस्टर की एक्सेप्टेंस को स्वीकारता है। अब अपना अगला पॉइंट देखते हैं। एक चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो अब अपना राजस्थान का मान लो गवर्नर है, राजस्थान का क्या है, गवर्नर है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हरियाणा अपने पास में पड़ता है और हरियाणा के गवर्नर का क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर हरियाणा का गवर्नर मान लो ऐसी कंडीशन, ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें वो मारा जाता है या मर जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये कार्यभार दे देती है कि राजस्थान का गवर्नमेंट ही क्या करे, राजस्थान का जो गवर्नर ही है वो क्या है कि हरियाणा सरकार की जो गवर्नरशिप है उसको संभालेगा। तो कार्यभार क्या है कि दूसरे राज्य का कार्यभार संभाल सकता है। एक व्यक्ति मतलब दो जगह कार्य कर सकता है, मतलब एक कार्यभार संभालने का अतिरिक्त कार्यभार बोलते हैं जिसको, तो अतिरिक्त कार्यभार देख सकता है, लेकिन दो जगह वो मतलब इसको बोलते हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। भाई ये एक बात ये है कि जैसे मान लो एक टीचर है तो यहाँ एक क्लास में पढ़ा रहा है तो पास में दूसरी क्लास होती है तो उसमें टीचर नहीं होता है तो भाई प्रिंसिपल ये कह देता है कि सर इसका भी ध्यान रखना, तो वो ध्यान रखने का काम तो करता है, अतिरिक्त कार्यभार तो करता है, लेकिन ये मत नहीं है कि वही दो जगह मतलब उसको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट नहीं किया जाता है। अब अपना अगला पॉइंट है वो देखते हैं। अब अपना थर्ड पॉइंट आता है जिसमें अपन इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। तीसरा पॉइंट है
क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर की पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या है कि एक तो अपन पढ़ते हैं ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही इज या ही शुड अच्छा होता है, ही शुड ए सिटीजन, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा है ही शुड बी एज ऑफ 35 ईयर्स और मोर, या तो क्या है कि उसकी उम्र क्या है कि 35 ईयर होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम क्या होती है 35 ईयर होती है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही कांट एनी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आता है फॉर का ही शुड नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट मतलब या एनी पोस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी पोस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या है कि कोई लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए। इनके साथ ही क्या है कि इसकी जो एज है वो 35 या क्या है कि 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये क्या है कि इंडिया का कैंडिडेट होना चाहिए। ये क्या है कि गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है। भाई इसको अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये चीज़ मैंने लोकसभा के में बताई थी, राज्यसभा में भी बताई थी, इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर में बताई थी, प्रेसिडेंट में बताई थी, तो उन तीनों चीज़ों में बताई थी। इनके साथ ही अपन ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ पढ़ी थी। अपन बात करते हैं अपन गवर्नर की, तो गवर्नर में भी ये चीज़ आ रही है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ बार बार में मैंने आप बताई थी कि उनमें किसी में 25 साल आ रही है और किसी में 30 साल आ रही है। भाई बात करें अपन क्या है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनमें 25-25 वर्ष आ रही है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में क्या है कि 30 ईयर आ रही है। इनमें क्या है कि जैसे अब गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर में कितनी आती है 35 आती है। अब बात करते हैं कि अपन क्या है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं या चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या है कि उनके सदस्य होते हैं किनकी। भाई लोकसभा का सदस्य कौन होता है, लोकसभा का सदस्य होता है प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा का सदस्य होता है प्राइम मिनिस्टर, और इसके साथ ही क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होता है चीफ मिनिस्टर। असेंबली इसका सदस्य होता है चीफ मिनिस्टर। उसकी एज में डिफरेंस नहीं आएगा। कहने का मतलब है एक युवा व्यक्ति होता है, 25 साल का व्यक्ति क्या है कि
मतलब लोकसभा का सदस्य बन जाता है या विधानसभा का सदस्य बन जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि मान लो उसको अपने क्या बना दिया, लीडर ऑफ मेजोरिटी बना दिया, लीडर ऑफ हाउस बना दिया। तो लीडर ऑफ हाउस लोकसभा में बना दिया तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में बना दिया तो चीफ मिनिस्टर बन गया। तो उनकी एज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बात अपनी यही है कि अपने को यह ध्यान में रखना है कि लोकसभा में 25 वर्ष, लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 वर्ष, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। और बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर में 35 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर यह एक रटा रटाया पॉइंट है कि वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मेंबर ऑफ एनी हाउस, ये कांट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक क्या है कि वो क्या है कि कोई लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए। और फिर एक लाइन और बढ़ाना चाहिए तो अपन ये भी कह सकते हैं कि वो पागल नहीं होना चाहिए और वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये प्रत्येक आप पॉइंट के क्वालिफिकेशन में रख सकते हो उस पॉइंट को, क्योंकि वो सबके लिए लागू होता है। पागल का और दिवालिया का अपने कोई भी पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट करने का मतलब ही नहीं है। तो ये मतलब क्या है कि इनकी क्वालिफिकेशन आती है गवर्नर की। अब अपन बात करते हैं इनकी सैलरी और अलाउंसेज की, जिसको आगे देखते हैं अपन। अब अपना फोर्थ पॉइंट आता है सैलरी एंड अलाउंसेज। तो अपन क्या है कि इसकी सैलरी वगैरह देखते हैं कि इसकी सैलरी कितनी मिलती है इसको। सैलरी को अपन वेतन बोलते हैं, वेतन। तो अपन बात करते हैं कि गवर्नर को सैलरी कितनी मिलती है। एक पर मंथ क्या होती है, 1,10,000। INR का मतलब होता है अपनी, ये क्या है, अपने भारत की करेंसी है। इंडियन रुपीज़ बोलते हैं इसको, INR को, इंडियन रुपीज़ कि 1,10,000 इसको पर मंथ क्या मिलती है, सैलरी मिलती है गवर्नर को। इनके साथ ही क्या है कि गवर्नर की जो सैलरी होती है ये तो मिलती है इसको। इसके साथ ही इसको मतलब जो क्या बोलते हैं अपने अदर फैसिलिटी मिलती है। अदर फैसिलिटी मिलती है। अदर फैसिलिटी में क्या है कि जैसे मतलब इनको जैसे आवास मिल जाता है, टेलीफोन सुविधा मिल जाती है, इनके साथ ही इनको गाड़ी मिल जाती है। तो मतलब क्या है कि जो भी फैसिलिटी जो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ को मिल जाती है और नॉन कॉस्ट होती है, वो फ्री होती है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, फ्री में उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। और इन मतलब गवर्नर का ये होता है कि जैसे मतलब ये दूरी तय होती है, कहीं यात्रा पे जाता है तो इसको यात्रा भत्ता और मिलता है, तो सैलरी के अलावा मिलते हैं वो। अच्छा, इसके साथ ही क्या है कि इसकी सैलरी कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। मतलब जैसे 1,10,000 इंडियन रुपीज़ है और इनके साथ जो अदर फैसिलिटी है तो वो सारी इनको मिलनी है, वो मिलनी है, डिक्रीज नहीं होती है। डिक्रीज का मतलब होता है वो कम नहीं होती है, जितनी है वो इसको मिलेगी। इसके साथ ही बात करें कि गवर्नर है, इसको जो सैलरी होती है वो भारतीय ट्रेजरी होती है, इंडियन ट्रेजरी बोलते हैं उसको, इंडियन ट्रेजरी, जिसको अपन बोलते हैं खजाना। ट्रेजरी यानी क्या होता है, अपन आज तक मीनिंग पढ़ते हैं ना, खजाना। भारत की जो खजाना होता है या इंडियन ट्रेजरी होता है उससे क्या मिलता है, इसको सैलरी मिलती है। तो ये मतलब अपनी इसकी सैलरी और अलाउंसेज की बात करें कि इसको क्या है कि 1,10,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। इनके साथ ही क्या है कि उसको अदर फैसिलिटी मिलती है, जैसे बात करें अपन कार मिल जाती है इसको
फ़ोन सुविधा मिल जाती है। इसके साथ ही इसको बोले तो अपने रेंट मिलता है, हाउस रेंट मिलता है या हाउस मिल जाता है। इसके बाद अलावा बात करें तो इसको बच्चों के लिए एजुकेशन का मिल जाता है। मतलब इसके अलावा बात करें तो अपनी इसको ट्रेवल फंड मिल जाता है, ट्रेवल फंड मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो मिलनी चाहिए एक आम व्यक्ति को, वो सारी फैसिलिटीज़ को मिल जाती है। इसके साथ ही क्या है कि इसकी जो सैलरी वगैरह होती है वो डिक्रीज नहीं होती है, और जितनी भी सैलरी मिलती है इसको इंडियन ट्रेजरी में से मिलती है। और ये क्या है कि नॉन वोटेबल होता है, इसका क्या है कि वोट वगैरह नहीं करता है, इसका मतलब उससे कोई लेना देना नहीं होता है। भारत मतलब कहने का मतलब है जिस राज्य का गवर्नर होता है वो सबके लिए गवर्नर ही माना जाता है, मतलब किसी के लिए पक्ष विपक्ष का ऐसा कोई मैटर नहीं रखा जाता है, सबके उसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं होता है गवर्नर का। तो ये सारी चीज़ें। अब अपना अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अब अपना अगला पॉइंट आता है पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। गर्मी बहुत ज़्यादा है। powers and function of the गवर्नर। देखो अपन इसमें ये देखेंगे कि गवर्नर के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, कौन कौन से पावर आते हैं। अब आता है फर्स्ट आता है द एजुकेटिव पावर। जिसको बोलते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ। अब क्या है कि स्टेट की कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या होती है, इसमें ये दिया है कि भाई देखो सीधी बात यह है कि स्टेट की कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या है कि विराजमान किस में होती है, गवर्नर में। गवर्नर के अंदर क्या होती है, विराजमान होती है स्टेट की कार्यपालिका की शक्तियाँ। इसके साथ ही क्या है कि गवर्नर होता है, ये क्या करता है कि जो अपनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको अपने राजस्थान में क्या बोला जाता है, आरपीएससी बोलते हैं, आरपीएससी। और अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा की बात करें तो एचपीएससी बोलते हैं उसको। और राज्य की बात करते हैं तो मतलब उस राज्य का नाम पहले जोड़ देते हैं, जैसे राजस्थान का आरपीएससी हो गया, हरियाणा का एचपीएससी हो गया, और जैसे पंजाब का हो दिया तो पीपीएससी हो गया, और झारखंड का हो गया तो जेपीएससी हो गया। ऐसे मतलब क्या करते हैं कि ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं इसको। तो इनके जो चेयरमैन होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करता है। देखो सेंटर में तो होता है यूपीएससी, और स्टेट में होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको अपन राजस्थान में आरपीएससी बोलते हैं। तो स्टेट वाले को तो क्या करता है राष्ट्रपति, इसको स्टेट वाले को तो क्या करता है गवर्नर नियुक्त करता है, और सेंटर वाले को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब इसके मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसके मतलब इसके चेयरमैन को क्या करता है, ये नियुक्त करने का काम भी कौन करता है, गवर्नर करता है। ये मतलब इसके पास पावर होता है। इसके साथ ही गवर्नर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर को, जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, चीफ मिनिस्टर होता है, इनको क्या करता है, शपथ दिलाने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस किसने दी, चीफ मिनिस्टर ने। इसकी एडवाइस से ये गवर्नर ही क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपने राज्य के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उनके मेंबर्स को शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, गवर्नर करता है। इसके साथ ही क्या है कि
हाई कोर्ट होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट तो अपने एक ही है जो दिल्ली के अंदर होता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट की बात करें कि अलग अलग राज्यों के अंदर हाई कोर्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट के जो जज वगैरह होते हैं ये इनको भी क्या है कि जैसे मतलब है, हालांकि इनको नियुक्त करने का काम तो कौन करता है, मतलब प्रेसिडेंट करता है, लेकिन क्या करता है वो इनकी राय लेता है। किसकी राय लेता है? गवर्नर की राय लेता है। भाई जो भी जज वगैरह होते हैं ना, जजेज होते हैं हाई कोर्ट के, तो इनके जजेज होते हैं, इनको नियुक्ति का काम तो क्या है प्रेसिडेंट कर लेता है, लेकिन क्या है कि इनकी जो मतलब राय किसकी लेता है, वो इस गवर्नर से इसका सलाह मशवरा करता है, इनकी राय लेता है। तो ये मतलब क्या है कि इसके पास पावर होते हैं। भाई सीधी बात ये है कि गवर्नर है वो क्या है कि जैसे मतलब अपनी एजुकेटिव पावर इसमें विद्यमान होते हैं, मतलब एजुकेटिव का मतलब कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें विद्यमान होती है। ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, ये चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाता है, और उनकी सलाह पे क्या है कि मंत्रिपरिषद होती है उनको शपथ दिलाता है। ये हाई कोर्ट वगैरह के जो जज वगैरह होते हैं उनको क्या है कि जैसे इसकी राय से शपथ दिलाते हैं, मतलब उनको नियुक्त करते हैं। इनके साथ ही ये जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनके मध्य वर्क करता है, और इनके साथ ही क्या करता है कि चीफ मिनिस्टर की सलाह से ये मतलब इस सरकार की जो भी राय होती है वो चीफ मिनिस्टर से लेने का वर्क भी यही करता है। तो ये सारे क्या है कि इस पॉइंट में आते हैं। अपना जो पॉइंट है पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, जिसमें ये सारे पॉइंट आते हैं। तो ये अपना पॉइंट यहीं फिनिश होता है। मतलब अब अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। अपना सेकंड पॉइंट क्या आता है? लेजिस्लेटिव पावर सेकंड पॉइंट आता है अपना। इस पॉइंट को सही ढंग से समझना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेजिस्लेटिव पॉइंट, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी, जिसको अपन लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोलते हैं और लेजिस्लेटिव पावर को विधायी शक्ति बोलते हैं। तो विधायी शक्ति का मतलब इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर होता है अपने राज्य के अंदर, तो गवर्नर क्या होता है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है तो वो क्या करता है कि मीटिंग बुलाता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है। तो इसी प्रकार क्या है कि राज्य के अंदर गवर्नर होता है, ये मीटिंग क्या कर सकता है, बुला सकता है, कॉलिंग कर सकता है। मीटिंग क्या करता है, कॉलिंग करता है, बुलाता है, उसको पोस्टपोन करता है। पोस्टपोन का मतलब जानते हो ना, पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करने का काम, और मीटिंग को बुलाने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है। इसके साथ ही क्या है कि ये तो फर्स्ट मेन वर्क हो गया। सेकंड वर्क ये मान लो कि जब भी चुनाव होते हैं ना, तो पहली मीटिंग होती है ना, पहली मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग बोलते हैं उसको, फर्स्ट मीटिंग बुलाने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है। फर्स्ट मीटिंग गवर्नर बुलाता है। इसके साथ ही क्या होता है कि तीसरा अपन पॉइंट देखें तो कोई भी जो प्रस्ताव पास हो जाता है, चाहे वो विधान परिषद से पास हो या विधानसभा से पास हो, ये पास होने के बाद में किसके पास जाता है, गवर्नर के बाद पास जाता है, गवर्नर के पास जाता है। और गवर्नर क्या है कि उसकी अपनी अनुमति दे देता है। उसके बाद में क्या है कि ये प्रस्ताव पास माना जाता है। तो गवर्नर क्या कर सकता है, उसको रीबेक कर सकता है। गवर्नर क्या कर सकता है, इसको वापस उसके ऊपर विचार करने के लिए वापस भेज भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन इसको पास होने के बाद, मतलब जब पास होने की बारी आती है तो गवर्नर के साइन होते हैं उसके ऊपर, तब जाके क्या है कि वो प्रस्ताव पास माना जाता है। इसके साथ ही क्या है कि फोर्थ पॉइंट अपन लें तो इसमें ये दिया गया है कि जब क्या है कि अपनी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको राज्य विधायिका बोलते हैं। राज्य विधायिका में 2 सदन होते हैं, कईयों में तो एक ही होता है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, कईयों में 2 होते हैं, तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाता है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाता है। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, इसके अंदर
मतलब देखो एक बार मीटिंग बुलाता है, फर्स्ट मीटिंग को बुलाता है, गवर्नर का साइन होने के बाद में उसको मतलब पास करता है। इसके साथ ही क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर है, एक मिनट उसको देखते हैं एक बार, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। मेरे ध्यान में अभी आ रहा था तो लेकिन छूट गया। अभी फिफ्थ पॉइंट ये देखो कि ये अपने राज्य के 1/6 मेंबर्स होते हैं जो अपन पढ़ के आए हैं। अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर्स होते हैं ना, उन मेंबर्स को क्या करता है, ये नॉमिनेट करने का काम करता है। क्या करता है? नॉमिनेट करने का काम करता है। और वो मेंबर्स कौन कौन से क्षेत्र से होने चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे आर्ट है, साइंस है, इसके अलावा क्या है कि जैसे मान लो स्पोर्ट्स है, इसके अलावा जैसे मान लो अपने और साहित्य है जिसको लिटरेचर बोला जाता है। तो ऐसे क्षेत्र से मतलब क्या है कि ये 1/6 मेंबर तो होते हैं, इनको ये नॉमिनेट करने का काम भी करता है। इनके साथ ही राज्य की जो विधायिका की बात कर रहे थे अपने, कि राज्य की विधायिका कई बार क्या होती है कि चल नहीं रही होती है और नहीं चल रही होती है, ऐसे सदन मान लो चल नहीं रहा होता है, तो ये क्या करता है कि गवर्नर उसको 6 सप्ताह के लिए जारी करता है, मतलब शुरू करता है। लेकिन ये क्या है कि अपनी राज्य की विधायिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको 6 सप्ताह के लिए रखती है या नहीं रखती है। अगर नहीं रखती है ना, तो वो क्या है कि कुछ समय के बाद में उसको फिनिश कर देती है और दोबारा क्या है कि अपना हिसाब से फिर उसको जारी करती है। तो ये मतलब गवर्नर ही उस सदन को चला सकता है, इसके पास ये भी पावर होता है, नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर को। इनके साथ ही 6 पॉइंट को अपन देखें तो ये क्या है कि एक मेंबर जब इसको ये लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वर्क नहीं कर रही है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी राज्य के अंदर वर्क नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक मेंबर को क्या कर सकता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये मतलब लेजिस्लेटिव पावर इसके पास आते हैं कि फर्स्ट बात है कि ये क्या है कि गवर्नर है, ये मतलब क्या करता है कि मीटिंग बुला सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है। फिर इलेक्शन के बाद में फर्स्ट मीटिंग को गवर्नर बुलाता है। इसके साथ ही गवर्नर क्या करता है कि कोई भी बिल होता है उसके ऊपर साइन मतलब उसको पास होता है, तब गवर्नर के पास भेजा जाता है, उसके बाद में वो पास होता है। फोर्थ आता है कि स्टेट लेजिस्लेचर है, जब वो कार्य कर नहीं रही होती है, जब वो सदन वर्क नहीं कर रहा होता है, तो वो इसको 6 सप्ताह के लिए इसको जारी कर सकता है। वो चीज़ उसके ऊपर निर्भर करती है कि वो इसको 6 सप्ताह के लिए रखती है कि नहीं रखती है। अगर नहीं रखती है तो वो उसको फिनिश करके दोबारा शुरू कर सकती है। इसके साथ ही क्या है कि अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को ये नॉमिनेट करता है, जो क्या है कि कौन कौन से फील्ड से होने चाहिए, आर्ट है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, लिटरेचर है, तो ऐसे फील्ड से होने चाहिए जिनको मतलब ये नॉमिनेट करने का काम करता है। इसके साथ ही क्या है कि जब ये मतलब इस चीज़ को फील करता है कि राज्य के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो वर्क नहीं कर रही है, तब ये क्या है कि 1 मेंबर को क्या है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट करने का काम भी क्या कौन करता है, गवर्नर करता है। तो ये अपने क्या है कि मैंने आप लोगों को क्या बताए हैं, 2 पॉइंट्स बताए हैं जो अपने क्या है कि गवर्नर के पावर एंड फंक्शंस हैं। आगे अपन क्या है कि अगला जो वीडियो पढ़ेंगे इसमें क्या है कि इसके जो भी 3, 4, 5th पावर है, जिसको मतलब अगले जो 3 पॉइंट बचे हैं वो अगले वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। और आप लोग इसको अच्छी तरह से रीड करना, क्योंकि ये बार बार क्या है कि ये ऐसे पॉइंट है इनको बार बार रिवाइज नहीं कर सकते अपन, और इतना टाइम भी नहीं होता है अपने पास, क्योंकि बुक वगैरह काफ़ी लेंथी होती है। इसके साथ ही जैसे ही अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों को दोबारा भी समझा दूंगा। यहीं क्या है कि अपना ये टॉपिक फिनिश होता है। अभी इसके 3 पॉइंट बचे हैं जो अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।